एक्सपर्ट क्लासेस साधनता के प्लेटफॉर्म में आप सभी साथियों का स्वागत करते हैं सीडीपी के इस बेहतरीन सेशन में। तो कैसे हैं आप सभी, एक बार कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइए। आज की आपकी क्लास होगी सीडीपी के पेडागॉजिकल कॉन्सेप्ट पर आधारित क्लास होगी, जो आपके सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे प्रश्न आपके सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं वैसे लेवल को हमने यहाँ पर बढ़ाया है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न है कि अधिगम के संदर्भ में शिक्षा शास्त्रियों एवं मनोवैज्ञानिकों ने विविध प्रकार की परिभाषाएं दी हैं। जी हाँ, बिल्कुल। इन परिभाषाओं के अनुसार अधिगम चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। कब तक? ठीक है, अब प्रश्न बनता है कब तक। अधिगम जो है चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है, लेकिन कब तक? विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों एवं मनोवैज्ञानिकों ने विविध प्रकार की परिभाषाएं दी हैं। ठीक, कि अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, अधिगम कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है। तो देखिए, तो परिभाषाएं तो बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने दी हैं, लेकिन इन परिभाषाओं के अनुसार अधिगम चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। ठीक, निरंतर प्रक्रिया है, लेकिन कब से कब तक? तो देखिए, जीवन पर्यंत, किशोरावस्था तक, वृद्धावस्था तक या फिर युवावस्था तक। तो जो अधिगम है, जो आपका अधिगम है जो चलता है, ठीक है, ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम का मतलब होता है सीखना, यानी कि आपका जो विकास है वो जीवन पर्यंत चलने वाला है। ठीक, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए विकल्प लॉक कर देंगे। सीडीपी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है टैग वर्ड को सीखना। निगेटिव और पॉजिटिव जो टैग वर्ड होते हैं उनको पढ़ना और सीखना। तो आप हमारी वीडियो को देखेंगे, वीडियो में जाइएगा तो वहाँ पर सर्च कीजिएगा एक्सपर्ट क्लासेस साधना त्यागी, तो टैग वर्ड, तो आपको टैग वर्ड देखने को मिलेंगे जो आपके सीटेट के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। उसके माध्यम से आप सीटेट में 120+ ला सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि बच्चे अनौपचारिक अधिगम के माध्यम से भी सीखते हैं। बिल्कुल। निम्न में कौन एक अनौपचारिक अधिगम का भाग नहीं है? देखिए, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बच्चे अनौपचारिक अधिगम के माध्यम से सीखते हैं। यहाँ तक तो आपका पॉजिटिव रहा। ठीक, उसके बाद निम्न में कौन एक अनौपचारिक अधिगम का भाग नहीं है? तो यहाँ पर क्या हो गया? निगेटिव हो गया। यानी कि निगेटिव के साथ क्या लगाना है? आपको निगेटिव लगाना है। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव हो तो आंसर भी आपको पॉजिटिव लगाना है, और जब क्वेश्चन निगेटिव हो तो आंसर भी क्या लगाना है? निगेटिव लगाना है। तो हमें यहाँ पर मिल गया कि क्वेश्चन कैसा पूछा जा रहा है? निगेटिव पूछा जा रहा है, तो हमें क्या लगाना है? निगेटिव लगाना है। तो परिवार, दोस्त, समाज और पाठ्य पुस्तक क्या है? तो जो परिवार है ये भी क्या है? ये भी अनौपचारिक साधन है। दोस्त क्या है? ये भी अनौपचारिक साधन है। समाज क्या है? ये भी अनौपचारिक साधन है। और जो पाठ्य पुस्तक है, यानी कि डी विकल्प लॉक हो जाएगा। जो पाठ्य पुस्तक है यही क्या है? यही आपका औपचारिक है। ठीक है, यही क्या है आपका? यही औपचारिक है, और यही आपका निगेटिव है। ठीक, निगेटिव के साथ क्या लगाना है? निगेटिव। तो यही आपका औपचारिक है, बाकी ये तीनों क्या हैं? अनौपचारिक है। अब आपके माइंड में होता है कि ये तो अनौपचारिक है, तो ये पाठ्य पुस्तक औपचारिक क्यों है? ठीक है, ये पाठ्य पुस्तक ही औपचारिक क्यों है? तो जो विद्यालय होता है ना, वो हमेशा औपचारिक में आता है, क्योंकि ये जो औपचारिक शिक्षा होती है उसकी एक सुनिश्चित पाठ्यक्रम होता है जिसे निर्धारित समय में पूरा करना होता है। जैसे आप विद्यालय जाते हैं तो जो आप जो है पढ़ाई जब करते हैं फर्स्ट में, सेकंड में, तो लास्ट में जो आपका एग्ज़ाम होता है तो एक निश्चित समय सीमा होती है कि उस पढ़ाई का मेन उद्देश्य होता है कि आप जो है अच्छे अंक से उत्तीर्ण हों और प्राप्तांकों को प्रमाण पत्र को ग्रहण करें। तो जो औपचारिक शिक्षा होती है उसकी एक समय सीमा होती है, लिमिटेड होती है। औपचारिक शिक्षा जीवन पर्यंत नहीं चलती। बिल्कुल, आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा कि जो औपचारिक शिक्षा होती है वो जीवन पर्यंत नहीं चलती। जब तक बालक विद्यालय जाता है तभी तक वह चलती है। जब तक बालक विद्यालय में रहता है तभी तक वो शिक्षा औपचारिक होती है। उसके बाद क्या हो जाती है? अनौपचारिक शिक्षा हो जाती है। इसलिए जो ये शिक्षा होती है वो क्या होती है? जीवन पर्यंत नहीं चलती है, और ये क्या होती है? औपचारिक होती है। क्लियर? अनौपचारिक क्या होता है? परिवार हो गया, दोस्त हो गया, समाज हो गया, ये सब अनौपचारिक शिक्षा के साधन होते हैं।
प्रश्न नंबर 3 है कि अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में व्यक्ति गलतियां कर सकता है, किंतु बार बार किए गए प्रयासों के बाद वह सीखने में सफल हो जाता है। किस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया? इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया? कि अधिगम, सिंपल सी बात है, अगर बच्चा कुछ सीखता है तो वो क्या करता है? गलतियां करता है। गलतियां वही करेगा जो कुछ सीखेगा। जिसको कुछ सीखने ही नहीं है वो क्या गलती करेगा? तो अधिगम जो है वो गलतियों का हिस्सा है। ठीक है, अधिगम अगर बच्चा कुछ सीखता है तो सिंपल सी बात है वो गलतियां करता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के अनुसार, प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के अनुसार ये आ रहा है कि सीखने की प्रक्रिया में व्यक्ति गलतियां कर सकता है, किंतु बार बार किए गए प्रयासों के बाद वह सीखने में सफल हो जाता है। अगर वो बार बार गलतियां करता है तो सीखने में सफल हो जाता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो आपके माइंड में तुरंत आ जाता है कि प्रयत्न एवं भूल यानी कि प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत की बात की जा रही है, तो थॉर्नडाइक। ठीक है, प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत आ जाए तो थॉर्नडाइक लगाइएगा। प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत आ जाए तो क्या लगाइएगा? थॉर्नडाइक लगाइएगा। संयोजनवाद सिद्धांत, थॉर्नडाइक लगाइएगा। ठीक है, तो हम लॉक करते हैं सी विकल्प। प्रश्न नंबर 4 है कि सीखने के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक कौन है? सीखने के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक कौन है? तो यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन, भाई थॉर्नडाइक हो गया है, तो यहाँ पर थॉर्नडाइक आपका हो जाएगा। ठीक, कौन हो जाएंगे? थॉर्नडाइक हो जाएंगे कि सीखने के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक हैं आपके थॉर्नडाइक। प्रश्न नंबर 4 है कि पियाजे के अनुसार क्या बताया जा रहा है? कि संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है? पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो मूर्त संक्रियात्मक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण, या फिर संवेदी प्रेरक चरण, या फिर पूर्व संक्रियात्मक चरण। ठीक है, तो देखिए जो संवेदी गामक अवस्था होती है वो क्या होती है? 0 से 2 वर्ष, है ना। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्या होती है? 2 से 7 वर्ष, मूर्त 7 से 11 वर्ष, और औपचारिक यानी कि 11 से ऊपर। ठीक, तो यहाँ पर विकल्प कौन सा लॉक हो जाए? वस्तु अस्थायित्व की बात किया जा रहा है तो लॉक करेंगे हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, क्योंकि 2 से 7 वर्ष में बच्चा काफ़ी बड़ा हो जाता है। प्रश्न नंबर 6 है, प्रश्न नंबर 5 था, प्रश्न नंबर 6 है कि पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष, जिसको बोलते हैं संवेदी गामक अवस्था या फिर इंद्रिय गामक अवस्था, के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। ठीक है, जन्म से 2 वर्ष की बात की जा रही है कि जन्म से 2 वर्ष में बच्चा किसके द्वारा सीखता है? तो निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुपयोग द्वारा, या फिर इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। तो क्वेश्चन कैसा है? पॉजिटिव है। आंसर कैसे लगाएंगे? पॉजिटिव। कि बच्चा क्या है भैया? जन्म से लगभग 2 वर्ष, संवेदी गामक अवस्था, इंद्रिय गामक अवस्था की बात की जा रही है कि बच्चा बहुत छोटा है, 0 से 2 वर्ष की बात की जा रही है। ठीक, इसके दौरान बच्चा कैसे सीखेगा? क्या वो शब्दों को समझेगा? क्या काट दीजिए आप। अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, उसको ना तो मूर्त का पता ना तो अमूर्त का, तो भी काट दीजिए। भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुपयोग द्वारा, क्या काट दीजिए। कहाँ से वो जो है भाषा का अर्जित ज्ञान करेगा? तो डी विकल्प लॉक हो जाएगा कि इंद्रियों के प्रयोग द्वारा वो नाक, कान और आँख से देखता और सुनता है। तो इंद्रिय गामक अवस्था। ठीक है, इंद्रिय गामक अवस्था। ठीक, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा वो सीखेगा। जब उसको भूख लगेगी तभी रोएगा वो। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए भाई। प्रश्न नंबर 7 है कि पियाजे के अनुसार, अब पियाजे से काफ़ी क्वेश्चन हो गया है ना, 2-4 क्वेश्चन, क्योंकि सीटेट एग्जाम में पियाजे से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और किस तरीके से पूछा जाता है, लेवल क्या होता है, तो ऐसे ही पूछा जाता है। पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है? यानी कि पियाजे के अनुसार
कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं यानी अपने आसपास की वस्तुओं को पहचानने लगता है और उसमें विभेद करने लगता है कि ये ग्लास है, ये पेन है, ये किताब है, ये बैट है ना, उसमें विभेद करना वो जानता है। और उसका अगर पूछा जाए कि वर्गीकरण भी कर लेता है, उसका वर्गीकरण भी कर लेता है। ठीक है, तो एक कौन सी अवस्था है? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। 0 से 2 वर्ष काट दीजिए, इसमें तो बच्चा ऐसा कर नहीं पाएगा, वो पहचानेगा क्या? संवेदी गामक अवस्था में तो वस्तुओं को पहचानेगा ही नहीं वो। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि 2 से 7 की बात की जा रही है, उसमें क्या करेगा? विभेद कर लेगा क्या? विभेद कर लेगा क्या? हो सकता है कि ना कर पाए। उसका अगर विभेद भी कर लेगा थोड़ा बहुत, उसका वर्गीकरण नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर ए विकल्प को लॉक कर देंगे। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि 7 से 11 साल में बच्चा अच्छे से चीज़ों को पहचान लेगा और उसमें विभेद करके उसका वर्गीकरण भी वो कर लेगा। तो ए विकल्प को हम लॉक करेंगे। प्रश्न नंबर 8 है कि कोहलर वर्ग के अनुसार परंपरागत नैतिक स्तर का काल है। कोहलर वर्ग ने 3 नैतिक स्तर दिए हैं। कौन कौन से? तो पूर्व परंपरागत, ठीक है, पूर्व परंपरागत स्तर, दूसरा परंपरागत स्तर, और तीसरा क्या है? उत्तर परंपरागत स्तर। ठीक, पहला, दूसरा और तीसरा। जैसे पियाजे के ने 4 जो है अवस्थाएं दी है, वैसे कोहलर वर्ग ने परंपरागत नैतिक स्तर दिए। पूर्व परंपरागत स्तर या फिर नैतिक स्तर, परंपरागत स्तर या फिर नैतिक स्तर, उत्तर परंपरागत स्तर या नैतिक स्तर। तो देखिए किसकी बात की जा रही है? कोहलर वर्ग के अनुसार परंपरागत नैतिक स्तर का काल क्या है? तो जो पूर्व परंपरागत स्तर है इसका काल क्या है? इसका है 4 से 10 वर्ष। ठीक है, इसका है 4 से 10 वर्ष और परंपरागत स्तर का है 10 से 13 वर्ष और उत्तर परंपरागत का है 13 से वर्ष से आगे। ठीक, उत्तर का है 13 से ऊपर यानी 13 से आगे और पूर्व के क्या है? तो 4 से 10 वर्ष, 4 से 10 वर्ष। तो यहाँ पर सी विकल्प हम लॉक कर देंगे क्योंकि बात की किसकी की है? तो परंपरागत की बात की है। क्लियर, याद रखना आप लोग। प्रश्न नंबर 9 है कि निम्न में से किसने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? लॉक करिए बी विकल्प को कि कोहलर वर्ग ने नैतिक विकास की बात की है। प्रश्न नंबर 10 है कि वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया गया है। वर्तमान समय में जो समय चल रहा है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए? शिक्षा होनी चाहिए बाल केंद्रित। तो वही बताया जा रहा है कि वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है? निगेटिव के साथ मैंने क्या बताया? निगेटिव के साथ आंसर लगाइए निगेटिव। तो आप लॉक करिए बालक के सर्वांगीण विकास पर जोर देना, बिल्कुल सही है, तो भाई पॉजिटिव है। ठीक है, बालक के मनोविज्ञान को समझना, ये भी क्या पॉजिटिव है, ये भी करना चाहिए। बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना, बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए उसकी समस्याओं को दूर करना, बिल्कुल ये भी सही है। तो इसमें निगेटिव क्या है? निगेटिव आपका है सी विकल्प की, क्योंकि यहाँ पर केवल आया है कि बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान कराया जाए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर यही आपका निगेटिव है सी विकल्प। और बात किसकी की जा रही है? निगेटिव की कि कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है। क्लियर। प्रश्न नंबर 11 है कि आजकल शिक्षा के विभिन्न आधारों पर विशेष जोर दिया जाता है। आजकल शिक्षा के विभिन्न आधारों पर विशेष जोर दिया जाता है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली के एक समर्थक के रूप में आपके अनुसार बालक की शिक्षा निम्नलिखित में से किस पर आधारित होनी चाहिए? बालक की शिक्षा किस पर आधारित होनी चाहिए? जिससे उसका सर्वांगीण विकास हो। तो बालक के आर्थिक स्थिति पर, क्या बालक के आर्थिक स्थिति पर आधारित होना चाहिए? क्या
पॉजिटिव आंसर है भाई, पॉजिटिव क्वेश्चन है, पॉजिटिव आंसर लगाना है। बालक के आर्थिक स्तर पर आधारित होनी चाहिए, बोलो कि नहीं। बालक की सामाजिक स्थिति पर बिल्कुल भी नहीं। बालक की इच्छा एवं रुचि पर बिल्कुल नहीं। क्या इतना? हाँ, हो सकता है कि बालक की इच्छा एवं रुचि पर आधारित हो, लेकिन हमें जो एनसीएफ 2005 कहता है कि जिसमें हमारा सारा आंसर का समावेश है, उस आंसर को हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। तो बालक की मूल प्रवृत्तियों, प्रेरणाओं और संवेगों पर आधारित हो, तो डी विकल्प को हम ब्लॉक करते हैं। प्रश्न नंबर 12 कि आप अपनी कक्षा के बच्चों का सामाजिक, शारीरिक व संवेगात्मक विकास करना चाहते हैं। बिल्कुल। तो निम्न में से आप किसका चुनाव करेंगे? पॉजिटिव के साथ हमने बताया, पॉजिटिव आंसर को लॉक करिए कि आप अपनी कक्षा के बच्चों का सामाजिक विकास, शारीरिक विकास और संवेगात्मक विकास करना चाहते हैं। तो आप क्या करना चाहेंगे? आप कक्षा को बंद कर सभी बच्चों को उनके घर भेज देंगे। तो क्या इससे जो है सामाजिक, शारीरिक विकास होगा? नहीं होगा, निगेटिव है। बच्चों को विभिन्न प्रकार की खेल प्रक्रिया सिखाएंगे, हो सकता है भाई। बच्चों को कक्षा में चुपचाप बैठकर पढ़ने को कहेंगे तथा साथ ही आप भी चुपचाप बैठ जाएंगे, तो उससे क्या हो जाएगा? उससे क्या कक्षा में शारीरिक विकास होगा, मानसिक विकास? उपयुक्त में से कोई नहीं, है ना। तो यहाँ पर हमारा पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव एक ही आंसर आया है, बी विकल्प लॉक कर देंगे कि बच्चों को विभिन्न प्रकार की खेल प्रक्रिया सिखाएंगे। खेल के माध्यम से बच्चों का शारीरिक विकास होगा, सामाजिक विकास होगा और संवेगात्मक विकास होगा, क्योंकि बच्चे समूह में ज़्यादा सीखते हैं और जब बच्चे समूह में रहेंगे तो उनका सामाजिक, शारीरिक विकास होगा। अपनी चीज़ों को दूसरों के साथ शेयर करेंगे तो उससे जो है उनका सामाजिक, शारीरिक विकास होगा। क्लियर है? आपका एक क्वेश्चन तभी आसान होगा जब आप लगाएंगे क्वेश्चन के आगे पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, निगेटिव के साथ निगेटिव। उससे क्या होता है कि आपको पॉजिटिव और निगेटिव प्रश्नों को, आंसर को ढूंढने में परेशानी बिल्कुल भी नहीं होती है। सीटेड जो है पेडागॉजी कॉन्सेप्ट होते हैं, पेडागॉजी के प्रश्न होते हैं, तो उसमें प्रश्न बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो अगर आप प्रश्नों के सामने निगेटिव के साथ निगेटिव, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव लगाएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी प्रश्नों को करने में, वो चाहे सब्जेक्ट आपका कोई भी हो। प्रश्न नंबर 13 है, प्रश्न नंबर 13 है भाई, बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है कि आप दिल्ली के किसी केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक हैं। ठीक है, आप दिल्ली के किसी केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक हैं। आपकी कक्षा का एक छात्र, क्या नाम है? अफजल। अफजल नाम है, हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है तथा एक अन्य छात्र सुदीप केरल का मूल निवासी है। एक छात्र हिमाचल प्रदेश का है, दूसरा छात्र कहाँ का है? केरल का है। एक छात्र कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है, दूसरा छात्र कहाँ का है? केरल का है। ठीक है, तथा एक अन्य आप दोनों के रंग, रूप, स्वभाव आदि में काफ़ी भिन्नताएं देखते हैं। इसका प्रमुख कारण हो सकता है, क्वेश्चन क्या? पॉजिटिव, आंसर क्या? पॉजिटिव। ठीक, कि आप दिल्ली के किसी केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक हैं। ठीक है, तो वहाँ आपको दो छात्र मिला, एक छात्र है हिमाचल प्रदेश का, दूसरा छात्र है केरल का। ठीक है, तो आप देखते हैं कि उसके रूप, रंग, स्वभाव में काफ़ी भिन्नताएं होती हैं। इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है? तो वातावरणीय प्रभाव होता है कि हिमाचल प्रदेश का वातावरण हो सकता है कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पहाड़ होंगे, ठंड पड़ती होगी, और केरल में कुछ नॉर्मल सा जो है टेम्परेचर होगा। तो इसलिए दोनों के रूप, रंग में काफ़ी ज़्यादा अंतर होता है। तो सभी में ये तो देखते ही हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर ए विकल्प को लॉक कर देंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 है, कि आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में काफ़ी बात करता है।
आप उसके विषय में पता करते हैं तथा पाते हैं कि वही छात्र अपने घर पर बहुत ही कम बोलता है। ठीक है, कक्षा में बहुत ज़्यादा बात करता है और अपने घर पर बहुत ज़्यादा बोलता है, तो आप उस छात्र के विषय में निम्न में से क्या विचार देंगे? क्वेश्चन कैसा पॉजिटिव, आंसर कैसा पॉजिटिव। ठीक, तो विद्यालय प्रत्येक समय बच्चों को खूब बातें करने का अवसर देता है। आपको लगता है कि जो अवसर शब्द होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। अवसर जहाँ पे दिख जाए आप लगा दीजिए कि पॉजिटिव है, लेकिन आपको एक चीज़ यहाँ पर देखना है कि वो अवसर कहीं जो है गलत कामों में तो नहीं मिल रहा है, गलत चीज़ों में तो अवसर नहीं मिल रहा है। ठीक है, गलत लाइन में तो अवसर नहीं मिल रहा है, गलत लाइन में आपको प्रोत्साहन तो नहीं मिल रहा है। तो इस चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका पॉजिटिव ना होकर निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, कि विद्यालय प्रत्येक समय बच्चों को खूब बातें करने का अवसर देता है, ये आपका निगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है। शिक्षकों की यह मांग है कि बच्चे विद्यालय में खूब बातें करें, ये भी क्या है, निगेटिव है। उस बच्चे को उसका घर पसंद नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना, ये भी निगेटिव है। और हमें चाहिए क्या, पॉजिटिव। तो उस बच्चे के विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, बिल्कुल डी विकल्प लॉक हो जाएगा कि उस बच्चे के विचारों को विद्यालय में मान्यता हो सकता है कि उसके घर के जो पेरेंट्स हो, जो मतलब उसके ब्रदर सिस्टर हो, उससे उनके विचार नहीं मिलते हों, ऐसा होता है ना। और जो विद्यालय में उस बच्चे का दूसरे बच्चों के साथ विचार मिलते हैं, तो इसलिए जो है उसको ज़्यादा बात करता है, और कुछ भी नहीं है। ठीक, प्रश्न नंबर 15 है, आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में रोज अनुशासनहीनता करता है। आप इस समस्या के समाधान हेतु निम्न में से क्या उपाय करेंगे? क्या करेंगे भाई, कमेंट करिए जल्दी से। ए विकल्प, एक छात्र को रोज पीटेंगे जब तक कि वह कक्षा में अनुशासनहीनता करना नहीं छोड़ देगा, बिल्कुल एकदम निगेटिव। क्वेश्चन क्या पॉजिटिव, आंसर क्या चाहिए पॉजिटिव, एकदम बिल्कुल। पीटना, मारना, पीटना, तोड़ना फोड़ना कुछ नहीं है बच्चों के साथ। स्कूल से उसका नाम कटने के लिए प्रधानाचार्य से कहेंगे, निगेटिव है भैया। उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण का पता लगाकर उसका सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे, हो सकता है। या फिर उसको इलाज के लिए किसी अच्छे मनोचिकित्सक के पास लेकर जाएंगे। तो देखिए, अगर वो कक्षा में अनुशासनहीनता करता है तो उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण का पता लगाएंगे कि कहीं जो है इसके पेरेंट्स या फिर इसके ब्रदर सिस्टर, इसका सामाजिक जो है व्यवहार कैसा है, यानी कि उसके घर वाले कैसे हैं। हो सकता है कि उसके वातावरण का प्रभाव पड़ता हो, वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता हो, उसके मम्मी पापा लड़ते झगड़ते हैं इसलिए वो अनुशासनहीनता करता हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का पता लगाकर उसका सही मार्गदर्शन करेंगे। ये नहीं होगा कि उसको मारेंगे, पीटेंगे, स्कूल से नाम काट के भगा देंगे, ये कोई पॉजिटिव आंसर नहीं है। ये क्या निगेटिव है, और हमें पॉजिटिव के साथ क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो आप लोग जो है टैग वर्ड्स की जो वीडियो है उसको आप लोग ज़रूर देखिए और शेयर करिए, उससे जो है बहुत ही ज़्यादा आपको जो है हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, और सेशन में अगर पहली बार आप वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे डेली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि आजकल हम सीटेट की वीडियो ही डाल रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, दिस इज साधना त्यागीज, एक्सपर्ट क्लासेस।